नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। बागेश्वर के कपकोट पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया। ऐसे में सीएम ने प्रभावित परिवारों से संवाद कर उन्हें हर संभव सहायता का और सहयोग के साथ ही आश्वासन भी दिया है। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हर एक प्रभावित परिवार तक त्वरित राहत सामग्री पहुंचाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुनर्वास प्रक्रिया भी पारदर्शी और समयबद्ध हो, ताकि कोई भी जरूरतमंद सहायता के लिए वंचित न रह सके। यहाँ सबको नुकसान हो रही है, किसान तुरंत बिजली, पानी, राहत शिविर, ये सारी जानकारी में विधायक जी दगड़ लगातार 6 दिन यहाँ घटना है। एक बार लगातार मैं दगड़ बात करके सपन हमारा जिलाधिकारी संघ, अन्य अधिकारी संघ या देहरादून में हमने पूरी मीटिंग करी और मेरे मन से तुरंत में आप सब लोगों का बीच में यहाँ हूँ, लेकिन उस दिन मौसम ठीक न थे और हमारे जिलाधिकारी जी ने बताया कि यहाँ हेलीपैड न बन सकता और हेलीपैड न बन पा और आपको हालात और थोड़ा वहाँ जाने में बहुत में थोड़ा परेशानी हुई और हम लोग सब लोग यहाँ की काम में लग रहे हैं। तो बेटे यहाँ मैं मालूम से बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ हो रहा है। यहाँ बिल्कुल बादल फटी, यहाँ पर बंदे जायान बिजली सामान ले अल्लाह भरिया ने हुकूमत से जो है अपार्टमेंट में यहाँ बहुत पुल चाहिए, सब पुल जो है इनमें अभियान तो हमारे सपन को हम सब लोगों को ये प्रयास पूरी सरकार एक कठिन समय सब आप लोगों को लगा से आप लोगों में साथ से और हम लोग सब मिलकर बहुत जल्दी से जल्दी जो काम करना और जैसा हमारे जिलाधिकारी जी बताया कि स्थापना कार्रवाई मैं यहाँ गाड़ी में भी बात करी और बंदी ने बात करी। हम लोग जो है जल्दी हैं इसका अपने कार्रवाई करवा और बहुत इन लोगों की हमारे बीच में अब न रहे घटना में मैं भगवान से प्रार्थना करना भगवान उनको जो है अपन चरण में स्थान दे और वहाँ सब परिवार वाला इस समय सबके लिए प्रदान करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार यहाँ घटना के बारे में पूरी जानकारी करी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और बहुत जल्दी यहाँ हमारी भारत सरकार एक टीम ले यहाँ आज और वो पूरी टीम यहाँ आकलन कर यहाँ पर पूरी नुकसान होगी और जल्दी एक आकलन कर बहुत जल्दी जो है मुआवजा और हमारी राज्य सरकार केंद्र सरकार मिले हम लोग जो सहायता राशि के हम मिले। बीजेपी विधायक प्रीतम पवार ने कहा है कि बरसात के मौसम में पर्वतीय क्षेत्रों में हर साल आपदाओं की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इस बार ज़्यादा सालों से भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं से बड़ा नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही आपदा की सूचना मिलती है, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल और जनप्रतिनिधि तुरंत राहत कार्यों में जुट जाते हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रभावित स्थलों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी राहत एजेंसी पूरी तत्परता के साथ काम कर रही हैं। देखिए, ये जो बरसात का समय है, यूँ तो हमारे जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं सब में ये हर वर्ष की समस्या तो बनी रहती है, लेकिन इस बार कुछ बरसात ज़्यादा होने के कारण जगह जगह भारी नुकसान भी हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, बादल फट रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जैसे भी नुकसान की सूचना मिलती है कहीं पर तो हमारी जितनी आपदा प्रबंधन की टीम है, जिला प्रशासन है, हम लोग हैं, विधायक लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, स्वयं क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो भी राहत के कार्य हो सकते हैं उनके लिए तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस बार बड़ी बड़ी आपदाएं हैं और स्वयं मुख्यमंत्री जी उन स्थलों पर गए हैं और पूरा प्रशासनिक तंत्र आपदा राहत में, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या तमाम हमारे ज़िले के जितने राहत कार्यों में जुटे हुए लोग हैं, पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं।
स्वदेशी अपनाओ को लेकर देश भर में लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो स्थानीय उत्पादों को भी अपनाएं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि अच्छी पहल है और संकट की इस घड़ी में देश की आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि लोकल उत्पाद छोटे स्तर पर ही सही हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के पर का भी ये माध्यम बन सकते हैं। रावत ने तंज कसते हुए कहा है कि जब वो लोकल उत्पादों की बात करते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, मगर आज बीजेपी भी यही नारा दे रही है। उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस हमेशा तार्किक दृष्टिकोण से देश हित को प्राथमिकता देती है। अच्छी बात है ना, ये राष्ट्रीय संकट की घड़ी है। जो ये उसने टैरिफ लॉन्च किया है ट्रंप ने, वो देखो ये भाजपा नहीं लड़ पाएगी उससे। राष्ट्रीय संकट, यदि अर्थव्यवस्था बैठ गई तो कल देश को नुकसान होगा और इससे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति आ गई है। तो इसमें हम दलीय भावना से ऊपर उठ करके हम चाहते हैं देश इस आर्थिक परेशानी का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो। उसमें यदि स्वदेशी भी एक माध्यम है, एक छोटा माध्यम, बहुत बड़ा माध्यम नहीं है। और लोकल वोकल में तो जब मैं लोकल वोकल कहता था, जब मैं मडुआ, झुमरा आदि, कौड़ी आदि कहता था, ये भाजपाई मेरे मजाक बनाते थे। जब मैं भांग और कंडाली की बात करता था तभी मेरे मजाक बनाते थे। आज सारी भाजपा जो है स्वदेशी है, लोकल वोकल की बात कर रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन हम इनकी तरीके से नहीं है। हम राष्ट्रीय, कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीय आवश्यकता को प्रमुखता से देखती है और हम उसी दृष्टिकोण से, राष्ट्र की आवश्यकता के दृष्टिकोण से देखेंगे। यह अलग बात है कि ये मोदी और ट्रंप के बीच के इक्वेशन बिगड़ने का परिणाम भारत को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के खेल सचिव अमित सिन्हा हलवा घाट पहुंचे। ऐसे में उन्होंने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भूमि का निरीक्षण किया और निर्माण दायी संस्था के परियोजना प्रबंधन से जानकारी भी ली है। इसके अलावा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल लोहाघाट में जल्द महिला स्पोर्ट्स का निर्माण शुरू होने जा रहा है। खेल सचिव ने कहा है कि सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में बेहतर कार्य कर रही है और उत्तराखंड के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चमक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 256 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनने जा रहा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। बड़े सौभाग्य की बात है। मतलब भारत में भी इस तरह का बहुत कम जगह व्यवस्था है कि महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज। आपने देखा हमारे देहरादून में महाराणा प्रताप है, पिथौरागढ़ में हमारा है और साथ में ये हमारा तीसरा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। अपने आप में बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है ये सिर्फ इस स्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी हमारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको लेके हम सोचते हैं कि अगले ओलंपिक्स में, भारत अभी 2036 ओलंपिक की बात कर रहा है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग लड़कियों को तैयार कर सकते हैं कि हम उस गेम्स में उनको हम गोल्ड मेडलिस्ट बनाएं। तो हमारी पूरी तैयारी ये रहेगी कि यहाँ हम प्रथम चरण में जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमारे ग्राउंड तैयार हो जाए, लड़कियों का हॉस्टल तैयार हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तैयार हो जाए, जिससे कि उनकी कोचिंग प्रॉपर यहाँ शुरू हो सके। इसकी तैयारी करने के लिए मैं इसी का देखने आ जाए। उनको सबसे पहला दिशा निर्देश दिया कि वो तत्काल यहाँ पर अपना कार्यालय स्थापित करके यहाँ का पूरा सर्वे करके क्या चीज़ होनी है, कैसे होनी है, जल्दी करें, जिससे कि हम 1-1.5 साल के अंदर इसको थोड़ा मूर्त रूप दे सकें। जितना जल्दी हो सके इसको मूर्त रूप दे सकें। आप यही मान लीजिए कि हमारा जो बॉयज़ स्पोर्ट्स कॉलेज है उससे निकलकर हमारे तमाम मेडलिस्ट निकले हैं। अगर लड़कियों का अलग से स्पोर्ट्स कॉलेज होता है तो आप ही इमेजिन करिए कि कितना एक विशेष रूप से महिलाओं के लिए, खास करके हम महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिलाओं के मेडल के लिए बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है। अभी महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी हम लोग काम 15-20 दिन में शुरू करेंगे। अभी रास्ते वास्ते बंद है, थोड़ी गाड़ी आने में दिक्कत हो रही है, तो अभी हमारे इसके मतलब काम करने को अभी 15 दिन के अंदर मतलब फुल फ्लेज में हम लोग काम शुरू कर देंगे। सर इसमें आपका एथलेटिक ट्रैक है, आपका मल्टीपर्पस हॉल है, आपका शूटिंग रेंज है, ऑडिटोरियम है, हॉस्टल है और स्टाफ क्वार्टर है। ये सभी इसमें किए जाएंगे। लिया जाएगा।
कोशिश है हम लोग कि 2 साल में इसको पूरे कर लें, हम लोग का टारगेट है। इसकी डेडलाइन है कोई तय? इसका मतलब 2 साल के अंदर है टारगेट, मतलब हमने जो डेटा कंप्लीशन दिया 2 साल का टारगेट है। बाकी सब मतलब सही सब रहने का सब, जैसे कि रास्ते भी बंद हैं, सब कुछ खुल जाएंगे सही प्रॉपर समय में, तो इसको जल्दी से हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करें। हम लोग गुणवत्ता हम लोग सही करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसमें गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल हम लोग खुद मॉनिटरिंग हमारे द्वारा किया जाएगा, सब हम लोग और हमारे जो सहायक अभियंता पर सहायक अभियंता सभी लोग खुद मॉनिटरिंग करेंगे इसमें गुणवत्ता के लिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। धन्यवाद। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चक्राता क्षेत्र से है, जहां सेज कुनेन मोटर मार्ग पिछले 10 दिनों से पूरी तरह से बंद है। भूस्खलन के चलते ये मार्ग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसी बीच अचानक एक बुजुर्ग महिला की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके चलते ग्रामीणों को डंडी कंडी के सहारे 12 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक महिलाओं को पहुंचाना पड़ा, जिसके बाद महिला को निजी वाहन से चक्राता अस्पताल में भेजा गया। पहाड़ों में आफत बनकर बरसी बारिश ने न सिर्फ सड़कों को तबाह कर दिया, बल्कि लोगों की जिंदगी भी मुश्किलों में गिर गई है। देख रहे होंगे कि लगातार 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश होने के कारण से सड़क की इस प्रकार हालत हुई है कि ग्रामीणों को जो घर में जो बीमार है, मरीज को डांडी कांडी के जरिए से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है। जिस सुविधा हेतु के लिए मोटर मार्ग बनाए गए हैं, लेकिन वो सुविधा आज तक ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। हम बात कर रहे हैं सिलीखट कुनेन मोटर मार्ग की। लगातार 4-5 साल से कंटिन्यू मैं भी इस पर अपनी आवाज़ उच्च स्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सुनने के लिए कोई भी राजी नहीं है। हालात इस प्रकार है कि जब से ये मोटर मार्ग बना है, इसमें पूर्ण रूप से कार्य हुआ ही नहीं है। हम जब से इस मोटर मार्ग को देख रहे हैं, ना तो इसकी कोई नालियाँ बनी, ना इसकी कोई दीवारें बनी। इसमें अगर यहाँ तो 5-6 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई है, लेकिन अगर इसमें एक दिन भी अगर बारिश हो, फिर भी सड़क की बहुत बुरी हालत हो जाती है। रविवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण का असर बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पर भी रहेगा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। ठीक 12:50 पर चंद्र ग्रहण के सूतक काल के चलते बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में तीर्थयात्री रविवार के दिन में 12 बजे तक ही भगवान के दर्शन कर पाएंगे। वहीं 8 सितंबर को प्रातःकाल मंदिर की शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद बद्रीनाथ धाम समेत केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। इसके बाद नित्य दैनिक पूजाएं, अभिषेक भी तय समय पर हो सकेंगे। भगवान विशाल की जय। जैसा कि सबको ज्ञात ही है कि कल 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का अवसर है और रात्रि 9:56 पर ग्रहण का काल प्रारंभ हो जाएगा, और जिसके लिए सूतक 9 घंटे पूर्व 12:56 पर प्रारंभ हो जाएगा। और इसके लिए कल श्री भगवान बद्री विशाल के पावन कपाट 12:56 से पहले निमिलित किए जाएंगे। भगवान को भोग लगने के बाद और सारी प्रक्रियाएं विधिवत संपन्न कर दी जाएंगी। शास्त्रीय जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए और कपाट बंद हो जाएंगे। तदनंतर 8 तारीख को प्रातः यथा समय भगवान के कपाट खुलेंगे। तदनंतर पूरा परिसर शुद्धिकरण होगा और उसके पश्चात यथा समय भगवान का महाभिषेक अभिषेक पूजन प्रारंभ होगा। और ग्रहण के काल में वृद्ध, आतुर, रोगी को छोड़ करके भोजन करने का निषेध है। तो ऐसे समय में ग्रहण के काल में और भोजन करना वर्जित है। जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कों पर भरे पानी से ग्रामीण परेशान हैं। वहीं लखसर के गंदासपुर गांव की बात करें तो महाराजपुर खुर्द से गंदासपुर के बीच सड़क पर 2 फीट से ज़्यादा पानी भर गया है। ग्रामीणों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ के छात्र छात्राओं को उठानी पड़ रही है। छात्रों का कहना है कि वो पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूलों का कोर्स लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन सड़क पर भरे पानी के कारण उनकी पढ़ाई पर रोक लग गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर दूसरे रास्ते से जाना चाहें तो उन्हें रेल की पटरी पार करनी पड़ती है, जो बेहद खतरनाक है।
से बरसात स्टार्ट हो जाती है सर, जब से ये समस्या बनती है हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने भी नहीं जाने पाते। अभी उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमारे गांव के बच्चे जा ही नहीं पा रहे। वो जब से बरसात लगी है जब से घर पे ही हैं, जब से अगस्त स्टार्ट हुआ है। इस सड़क पर सर अभी पिछले 1 महीने से इस सड़क पे इतना पानी था, यहाँ पे से कोई भी वहाँ नहीं जा पाता था। बस अभी एक हफ्ता से शायद अभी साइकिल वगैरह जाना स्टार्ट हुई है। हम तो पहले दिन आए, वरना हम उधर से घूम के जाते हैं। यस सर। सर उधर से बहुत खतरा है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन वगैरह आती है, उस पटरी से गुजर के जाना पड़ता है। गंगदासपुर की हालत भी, अगर महाराजपुर खुर्द से आगे चले हैं तो गंगदासपुर की हालत भी बहुत खस्ता है, उसके रोड की हालत भी बहुत खस्ता है। मैं बड़ी मुश्किल से बाइक से आया हूँ, कम से कम 3-3 फुट पानी सड़क पर खड़ा है। स्कूली छात्र छात्राओं को इसी पानी से गुजरना पड़ता है, और स्कूल जाने का भी समय जो है बच्चों का बेकार हो जाता है, और बच्चे पानी में पता नहीं कैसे कैसे निकलते हैं, अपने कपड़े वपड़े बांध करके और चप्पल जूते उतार करके अपने साथ लेकर जाते हैं, और बैग उनके भीग जाते हैं, मतलब शिक्षा के बैग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।